हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ, जो एक हाउसिंग सोसाइटी में फिल्म्ड है। इस सिचुएशन में 3 लोग हैं। एक डॉग ओनर है जिसका डॉग मजल्ड है, मतलब उसका मुंह बंधा हुआ है। एक बच्चा है जो लिफ्ट में है और जिसको डॉग से डर लग रहा है और वो इस वीडियो में नजर नहीं आता। और एक वुमेन है जो इस वीडियो को फिल्म कर रही है और इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अब आप इस वीडियो को देखिए और सभी एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। मेरे बंधा हुआ है, डॉग का रूल क्या है? बंधा हुआ है, आराम से हाथ में तो डर रहे तो बाहर आ जाएंगे। ऐसे कौन अंदर पहले है? अरे यार नहीं, अगर वो डॉग से डर रहे हैं तो इट्स योर ड्यूटी कि आप बाहर वेट करिए, उनको ऊपर जाने दीजिए। आप दूसरी रिफ्यूज करिए। तो उन्हें बाहर वेट ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। जो को डर लग रहा है आप अपने डॉग को लेकर जबरदस्ती उसमें लिफ्ट में यूज करेंगे। दिस इज नॉट अ रूल। बच्चे को बाहर रखिए ना मैम। तो बच्चा जब ऑलरेडी अंदर है, बच्चा बाहर निकलेगा। व्हाट आर यू सेइंग? भाई अगर डर किसको लग रहा है? नहीं, डर लग रहा है। व्हाट डू यू मीन डर लग रहा है? नहीं, आपको डर नहीं लग रहा है? कल को मैं लाइन लेकर आ जाऊँ, मैं कहूँगी मेरा पालतू मुंह पे रख के। नहीं, अब क्या कर रहे? जब बच्चा ऑलरेडी अंदर है, नहीं वो चिल्ला रहा है। नहीं, आई एम मेकिंग योर वीडियो। अरे इट्स ओके। हाँ, आप डॉग को दूर रखिए। आप डॉग को दूर रखिए। ऑल हैंडल्ड। नहीं, ये है क्या? मजल डजंट मीन कि आप जबरदस्ती लिफ्ट यूज करोगे। अगर इफ समवन इज नॉट ओके विद दिस योर डॉग, यार तो बाहर आ जाइए ना। तो वो क्यों बाहर आएंगे? ऑलरेडी जो लिफ्ट के अंदर है, ऑलरेडी लिफ्ट के अंदर कोई बच्चा है, वो बाहर क्यों आएगा? अरे दिक्कत किसको है? मेरे को है, उसको है, तो बाहर कौन आएगा? व्हाट इज योर फ्लैट नंबर? व्हाट इज योर फ्लैट नंबर? आपका फ्लैट नंबर क्या है? आप ढंग से बात करिए। आपका फ्लैट नंबर बताइए। व्हाट इज योर फ्लैट नंबर? हाँ, दिख गई। अब ये जाए। अब इस सिचुएशन को ब्रीफली समराइज करें तो इस हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट को ऑलरेडी एक बच्चा यूज कर रहा है। जब एक दूसरा व्यक्ति अपने बंधे हुए मजल्ड डॉग के साथ उस लिफ्ट में एंटर होता है, तब वो बच्चा, आई एम अज्यूमिंग, उस डॉग के ओनर से रिक्वेस्ट करता है कि आप नेक्स्ट लिफ्ट में आ जाइए और इस लिफ्ट को यूज मत कीजिए क्योंकि मुझे आपके डॉग से डर लग रहा है। अब डॉग के ओनर का इस सिचुएशन में स्टैंड है कि मेरा डॉग बंधा हुआ है और मजल्ड भी है, वो किसी को नहीं काटेगा और उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। फिर तीसरी व्यक्ति जो वीडियो को फिल्म कर रही हैं, उनका स्टैंड ये है कि आपके पास डॉग है, बेशक ही वो बंधा हुआ है, पर क्योंकि बच्चे को उससे डर लग रहा है और वो पहले से लिफ्ट में है, इसलिए आप एक अनसेड ऑब्लिगेशन में हैं कि आप नेक्स्ट लिफ्ट ले लें। अब आप अपने आप को सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर समझिए, जिनको इस सिचुएशन पर बुलाया गया है और जिनको यहाँ पर एक डिसीजन लेना है। अब आप बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है, और इस सिचुएशन में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। लीव योर आंसर इन द कमेंट्स। फ्रेंड्स, आज के एडिशन में कम टॉपिक्स हैं जिनमें हम कवर करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून को लेकर अनाउंसमेंट्स को, यूनियन पावर मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स को जिसमें वो सिक्किम में चुंगथांग डैम के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट के देश में फूड प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिए गए स्टेप्स को, और फिर एंड में हम एक एक्सप्लेनर पीस को कवर करेंगे कि क्यों अफगानिस्तान में इतने फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट अफेयर इवेंट्स फॉर टुडे। ये आज की पहली न्यूज़ है जियोग्राफी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून, जिसके बारे में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया है कि इस साल का साउथ वेस्ट मानसून खत्म हो चुका है और अब अगले लगभग 72 घंटों में नॉर्थ ईस्ट मानसून का इंडिया पर धीरे धीरे प्रोग्रेशन शुरू होगा। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसका पीरियड अक्टूबर से लेके अप्रैल तक होता है और जो इंडिया के सदर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन्स को कवर करता है, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को, उसका ऑनसेट अपने एवरेज के ऑनसेट से वीक रहेगा। मतलब उसके इंडिया को कवर करने की स्पीड और इंटेंसिटी कमजोर रहेगी। अब अगर विड्रॉ हो चुके साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो अपने 4 महीने के पीरियड में
मतलब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। इस साल इस साउथ वेस्ट मानसून में अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज की केवल 94% ही रेनफॉल हुई है। इन अदर वर्ड्स, मानसून इस साल 6% डेफिसिट में था। हालांकि इस साल प्रेजेंट एल नीनो फेज की वजह से ये डेफिसिट एक्सपेक्टेड था। मानसून सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है। मानसून इंडिया के कल्चर और इकोनॉमी से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, विच मेक्स इट वेरी रिलेवेंट। आप इसके बारे में अपनी एनसीईआरटी बुक्स और जीसी लियोंग बुक से पढ़ लें और इससे जुड़े और टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के रेन बेयरिंग सिस्टम्स, प्लेनेटरी विंड्स और उनका ओशन करंट्स के फ्लो पर इम्पैक्ट, तमिलनाडु मानसून के समय में ड्राई क्यों रहता है, एल नीनो क्या होता है और उसका इंडियन मानसून के साथ क्या रिलेशन है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है वगैरह। कुछ ऐसे एग्जाम्पल टॉपिक्स हैं जो मानसून से एसोसिएटेड है। एंड एज अ साइड नोट, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है और अगर आपका टारगेट प्रिलिमिनरी 2024 है, विच आई होप इट इज, तो आइडियली अब तक आपकी बेसिक एनसीईआरटीज तो पूरी हो चुकी होनी चाहिए और आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि मानसून क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है अभी रिसेंटली सिक्किम स्टेट में हुआ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट GLOF और इंडिया में होने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो सिक्किम में अभी रिसेंटली हुए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कैटास्ट्रॉफे में, जिसने वहां के रोड्स, ब्रिजेस और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चुंगथैंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह ने बोला है कि इस सिक्किम में हुए डिजास्टर से इंडिया की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की निर्भरता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिक्किम स्टेट में हुए इस डिजास्टर के बारे में वो बोलते हैं कि ये डिजास्टर इस प्रोजेक्ट में कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम ना होने की वजह से हुआ है और अगर कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम होता तो सही समय पर डैम्स को खोल दिया जाता और शायद ये डिजास्टर ना होता। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करते हुए वो ये बोलते हैं कि इंडिया में हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन भी पावर्ड था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, जैसे कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से। अब इस इवेंट से एसोसिएटेड एक मेजर टॉपिक, इंडिया के एनर्जी मिक्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के शेयर की बात करें तो इंडिया में जून 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 417 गीगावाट है, जिसमें से कि फॉसिल फ्यूल से डिराइव्ड एनर्जी का शेयर रफली 57% है और नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का शेयर 43% है और जिसमें हाइड्रो का शेयर 46 गीगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 11.2% है। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड PDS से और इसका कॉन्टेक्स्ट है गवर्नमेंट का देश में फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिसेंट टाइम में लिए गए स्टेप्स। इन स्टेप्स की बात करें तो पारबॉइल्ड राइस मतलब पहले से उबले हुए चावल पर लगाई गई 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी जो अगले साल मार्च तक इफेक्टिव रहेगी और जिस स्टेप की वजह से देश से होने वाले पारबॉइल्ड राइस के एक्सपोर्ट्स में 65% की कमी हो गई है और इसके प्राइस में भी 56% की कमी हुई है। और ब्रोकन राइस यानी कि टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट्स को पूरे तरीके से रोकना और नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट्स पर भी लास्ट सितंबर में लगाई गई 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये थे एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए लिए गए स्टेप्स। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का फिलहाल प्लान है ओपन मार्केट में अपनी ओपन मार्केट सेल्स स्कीम्स के थ्रू अपने बफर स्टॉक से 50 लाख टन वीट को खुले मार्केट में ऑफलोड करने का, जिसमें से 25.6 लाख टन वीट को तो ओपन मार्केट में ऑफलोड किया भी जा चुका है। और गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल के प्राइसेस में भी स्टेबिलिटी रहने पर कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस किया है और गवर्नमेंट ने शुगर के एक्सपोर्ट्स पर भी लगाए हुए बैन को एक्सटेंड कर दिया है, जैसा कि हमने अपने कल के एडिशन में कवर भी किया था। फ्रेंड्स, ये आज का एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है अफगानिस्तान और वहां फ्रीक्वेंटली होने वाले अर्थक्वेक्स। इस एक्सप्लेनर पीस में बात की गई है कि ऐसा क्यों होता है कि अफगानिस्तान में काफी फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं। अफगानिस्तान को 15 अक्टूबर को यानी कि कुछ दिन पहले ही एक 6.3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने इम्पैक्ट किया है, जिससे वहां कई जाने गई हैं। और उससे कुछ दिन पहले ही 11 अक्टूबर को भी इतनी ही स्ट्रेंथ के सीरीज में आए काफी सारे अर्थक्वेक्स ने अफगानिस्तान को इम्पैक्ट किया था,
जिसमें भी लगभग 1000 लोगों की जानें गई थी। और पिछले साल जून में भी एक 6.1 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने अफगानिस्तान को इम्पैक्ट किया था, जिसमें तब भी 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तो अब अफगानिस्तान में इतनी फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक होने के रीज़न को समझने से पहले हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक क्यों होते हैं। अर्थक्वेक्स जियोग्राफी की प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है, जिस पर एक से ज़्यादा बार प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। अर्थक्वेक्स की बात करें तो हमारी धरती एक सिंगल गोलाकार पीस ऑफ लैंड नहीं है, पर काफ़ी सारी छोटी छोटी रॉक प्लेट से बना एक स्ट्रक्चर है, जिन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। इन जिगसॉ पजल की तरह जुड़ी हुई रॉक प्लेट्स में किसी भी दो प्लेट्स के बीच की बाउंड्री को फॉल्ट बोला जाता है, और इन फॉल्ट्स में फ्रैक्चर्स बनते हैं जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, जिस फोर्स की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ केसेस में टूट जाती हैं या फिर कुछ केसेस में किसी और डायरेक्शन में स्लिप हो जाती हैं। अब अर्थक्वेक इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच के फॉल्ट से ही एसोसिएटेड है। जब कोई दो एक साथ जुड़ी हुई टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ केसेस में अपने फॉल्ट को तोड़कर एक दूसरे से स्लिप हो जाती हैं, तो उस हुई टेक्टोनिक स्लिप में काफी एनर्जी रिलीज होती, जिस एनर्जी से सीज्मिक वेव्स जनरेट होती हैं जो कि अर्थ की सरफेस पर ट्रैवल करती हैं, और इस प्रोसेस को अर्थक्वेक बोला जाता है। अब बात करते हैं कि अफगानिस्तान क्यों इतनी फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स को विटनेस कर रहा है। इसका रीजन है अफगानिस्तान की लोकेशन। अफगानिस्तान कंट्री इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से एसोसिएटेड फॉल्ट लाइन के ठीक ऊपर सिचुएटेड है। और जैसा कि आपने अपनी जियोग्राफी प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एक स्लो स्पीड से कॉन्स्टेंटली नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जिस स्लो मूवमेंट से ही हिमालयाज भी बने हैं, उस नॉर्थ मूवमेंट से इस रीजन में इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के बीच काफी टेक्टोनिक स्ट्रेस जनरेट होता है। वहां पर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं, जिनको अफगानिस्तान फेस करता है क्योंकि वो इस रीजन के ठीक ऊपर सिचुएटेड है। फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है। नेक्स्ट एडिशन विल बी ऑन मंडे आफ्टर 2 days. See you on Monday. Bye.